हाय हेलो एवरीवन। सो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं ईपैक ड्यूरेबल के, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के। इनका बिजनेस मॉडल काफी डिटेल में हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो कंपनी करती क्या है, ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। लाइक एसी सबसे मेन प्रोडक्ट है इस कंपनी का, लगभग 80% रेवेन्यू इनका एसी से आता है। बट पिछले कुछ ईयर्स में इन्होंने बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर भी डाइवर्सिफाई किया है, जैसे एयर कूलर हो गया आपका, मिक्सर, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन, इन सारे प्रोडक्ट्स में भी इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है अपने बिजनेस का। अब अगर हम इनका पूरा सिनेरियो देखें कि किस तरीके का ये पूरा स्पेस चल रहा है, तो ये जितने भी कंपनीज हैं, जैसे एम्बर एंटरप्राइज हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया या ईपैक ड्यूरेबल हो गया, इन सब कंपनीज के लिए जो FY25 है वो काफी स्ट्रांग रहा था। बिकॉज अगर आप लास्ट कैलेंडर ईयर देखोगे 2024, तो उसमें जो समर है वो काफी एक्सट्रीम था। काफी जल्दी गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई थी एंड काफी लंबे टाइम तक चला था। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखोगे करंटली, तो विंटर जो एक्सपेक्टेड था वैसा गया नहीं। एंड एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ दिनों से ही आपका जो एसी कूलर वगैरह है उसका डिमांड पिकअप करना स्टार्ट कर देगा। और इन इन सारी कंपनीज के जो क्लाइंट्स हैं, जैसे वोल्टास है, ब्लू स्टार है, डाइकिन है, हिताची है, इन सब ने काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स दिए हुए इन सारी कंपनीज को, तो इनका ऑर्डर पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसे में अगर आप एम्बर को देखो या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को देखो, इन सारी कंपनीज ने Q1 के कंपैरिजन में Q2 में आके जब अपना गाइडेंस जो इन्होंने दिया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको रिवाइज किया। लाइक एम्बर ने भी जो पहले ग्रोथ रेट दिया था उसको आगे और बढ़ाया, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट ने भी जो पहले गाइडेंस दिया था उसको और इंक्रीज किया। सिमिलरली ईपैक ने भी वही सेम पाथ फॉलो किया। कंपनी का पहले टारगेट था कि हम 40% से ग्रो करेंगे FY25 के अंदर, लेकिन कंपनी ने उसको इंक्रीज किया एंड देन इन्होंने अपने गाइडेंस को 50-60% तक ये बढ़ाया सेकंड क्वार्टर के बाद में। अब सेकंड क्वार्टर में जब हमने कंपनी का रिजल्ट डिस्कस किया था, तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन कंपनी का जो लॉस था, जो बॉटम लाइन के ऊपर, वो इंक्रीज हो गया था लास्ट ईयर के Q2 के कंपैरिजन में। अब उसका रीजन इन्होंने ये दिया था कि क्योंकि समर आपकी काफी लंबे टाइम तक चली, सो Q2 में जनरली ईपैक के लिए जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू में, और एसी का रेवेन्यू शेयर कम हो जाता है। लेकिन Q2 में इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि समर काफी लंबे टाइम तक चला, तो इनका एसी बिजनेस जो है उसने काफी अच्छा किया। और एसी बिजनेस जो है वो लो मार्जिन बिजनेस होता है इस कंपनी के लिए, तो वहां से बिट्टा मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा। प्लस सेकेंडली इन्होंने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी है श्री सिटी के अंदर, जिसमें अभी जो आपका यूटिलाइजेशन है वो अभी ऑप्टिमम लेवल तक नहीं आया है और उसके एडिशनल एक्सपेंसेस थे, सो उसने भी कहीं ना कहीं इनके मार्जिन को इम्पैक्ट किया था। और जो बॉटम लाइन है उस पर कंपनी का लॉस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज ये था कि ईपैक ने टॉप लाइन की ग्रोथ के अंदर हर एक प्लेयर को आउट परफॉर्म किया, चाहे केन्स हो। हालांकि केन्स का जो मॉडल है वो अलग है, वो ESDM स्पेस के अंदर है, लेकिन स्टिल केन्स हो या एम्बर एंटरप्राइज हो या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, हर एक प्लेयर को कंपनी ने आउट परफॉर्म किया था टॉप लाइन के ग्रोथ के पैरामीटर पे। एंड वही रीजन था कि हम थोड़े से और ज्यादा बुलिश थे इस बिजनेस को लेकर के। सो अब देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस आया कंपनी का, एंड वहां से आगे का डिस्कशन करेंगे। इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो कंपनी का टॉप लाइन का ग्रोथ कितना है, 35%, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट है। इबिट्टा का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट है YOY लेवल पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ये 150% का ग्रोथ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि सेकंड क्वार्टर कंपनी का काफी खराब गया था इबिट्टा के पैरामीटर पे, इसीलिए लो बेस की वजह से आपको ये 150% का ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन YOY बिल्कुल फ्लैट है। देन इबिट्टा मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो भी YOY लेवल पे कंपनी के कम हुए हैं। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में कंपनी के जो मार्जिन थे वो 8% के आसपास थे, 8% से भी ज्यादा थे। इस क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन जो है वो 6% के आसपास आया है, तो मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। और प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल आधा हो गया है। सो लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में कंपनी का जो पैट है वो अराउंड 5 करोड़ के आसपास था। इस साल थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 2.5 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है, 2.5 करोड़। तो प्रॉफिट बिल्कुल आधा हो गया कंपनी का, और मार्जिन में हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। ये नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। अब इसके बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें तो ऑफ कोर्स ये बहुत खराब नंबर्स हैं, बिकॉज ईपैक का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया इस क्वार्टर के अंदर वो इनके इबिट्टा मार्जिन के अंदर आया है। मैनेजमेंट ने लास्ट इनका जो Q2 का रिजल्ट आया था उसके बाद इन्होंने कमेंट्री दिया था कि हमारा जो इबिट्टा मार्जिन है वो फुल ईयर बेसिस पे 8% ही रहेगा। FY24 में कंपनी का इबिट्टा मार्जिन 8% था, एंड मैनेजमेंट का कहना था कि फुल ईयर बेसिस पे इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम 8% का इबिट्टा मार्जिन पे एंड करेंगे, बिकॉज ये जो श्री सिटी का जो हमारा प्लांट है ये Q3 और Q4 में अच्छे से यूटिलाइज होगा, एंड वहां पे हमारा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। उसके बेसिस पे अगर आप देखो तो ये काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से अपने गाइडेंस के कंपैरिजन में।
दूसरा जो अंडर परफॉर्मेंस है वो पैट के लेवल पे है। ऑफ कोर्स आपका मार्जिन जब गिर गया 8% से 6%, तो एडिशनल एक्सपेंसेस भी और ऐड हुए कंपनी के, जिसकी वजह से प्रॉफिट आधा हो गया। ये एक और बड़ा नेगेटिव है। तीसरा नेगेटिव है ईपैक के लिए इनका टॉप लाइन का ग्रोथ। तो कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे अगर आप, तो 35% का है। इन्होंने गाइडेंस कितना दिया है, 50-60%, एंड उसके कंपैरिजन में रिपोर्ट कितना किया है, 35%। सो ये तीनों लेवल पे अगर हम देखें तो कंपनी का अंडर परफॉर्मेंस है। एंड अगर अब हम इनके गाइडेंस के लेवल पे अगर हम इनको एनालाइज करें कि क्या कंपनी वहां तक पहुंच पाएगी या कैसा इनका परफॉर्मेंस है, सो फुल ईयर बेसिस पे अगर आप देखो तो ईपैक का गाइडेंस था कि 60% पे ग्रो करेंगे। FY24 में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू था 1400 करोड़ के आसपास। सो 1400 करोड़ से 60% का ग्रोथ अगर हम देखें तो लगभग 2250 करोड़ का रेवेन्यू होता है। अभी तक कंपनी ने 9 मंथ्स में 1520 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया, यानी अभी भी 750 करोड़ के आसपास कंपनी को रेवेन्यू करना होगा फोर्थ क्वार्टर के अंदर। अब अगर आप इसको देखो क्या ये अचीवेबल लगता है, सो लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का 525 करोड़ का रेवेन्यू था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में कंपनी को और अराउंड 45% के आसपास का ग्रोथ करना होगा। सो इनका वो एनुअल गाइडेंस अचीव हो जाएगा। यानी रेवेन्यू टर्म में जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था 60% के ग्रोथ का, वो स्टिल अचीवेबल लगता है, बिकॉज फोर्थ क्वार्टर में आप 40-45% का ग्रोथ कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इबिट्टा का नंबर। मैनेजमेंट ने बोला था कि इस ईयर के एंड तक हम 8% का इबिट्टा मेंटेन करेंगे, थर्ड फोर्थ क्वार्टर में हमारा मार्जिन इंप्रूव होगा। तो अगर आप देखो 2200 करोड़ का रेवेन्यू, उस पर अगर आप 8% का इबिट्टा देखते हो, सो इबिट्टा आपका बनता है एनुअली अराउंड 180-182 करोड़ के आसपास। अभी लास्ट 9 मंथ्स में कंपनी का जो इबिट्टा है वो 85 करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ क्वार्टर में कंपनी को अपने इबिट्टा को डबल करना पड़ेगा, तब जाके इनका एनुअल गाइडेंस जो है वो अचीव होगा इबिट्टा का 8% के आसपास। तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर में आपका जो इबिट्टा मार्जिन है वो कंसिस्टेंटली नीचे आया है। मैनेजमेंट कह रही है कि श्री सिटी में जो हमारे यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, एंड उसकी वजह से हमारे मार्जिन में ये इंपैक्ट पड़ा है। सो आई मीन बहुत कम पॉसिबिलिटी लगती है कि फोर्थ क्वार्टर में कंपनी इबिट्टा को कैसे डबल कर देगी। तो ये इबिट्टा के लेवल पे बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। एंड अगर आपका मार्जिन नीचे जाएगा तो ऑफकोर्स जो बॉटम लाइन है, जो पैट है, उसमें भी आपका अंडर परफॉर्मेंस आएगा। एक और इससे भी बड़ा जो नेगेटिव चीज लगता है ईपैक के नंबर्स को देख करके, तो अगर आप ईपैक को देखोगे तो इस पूरे स्पेस के अंदर काफी छोटा प्लेयर है। आई मीन 300-400 करोड़ का इनका एनुअल रेवेन्यू रहता है ऑन एन एवरेज। इसके साथ में अगर आप कंपेयर करोगे इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एम्बर एंटरप्राइज को, तो इंडिया में एम्बर एंटरप्राइज जो है वो एसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है। अराउंड 48-49% का मार्केट शेयर है उसका। ईपैक नंबर 2 पे आता है, 24-25% का मार्केट शेयर है। तो एम्बर का अगर आप साइज देखोगे ईपैक के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 7 टाइम बड़ा है, अगर हम रेवेन्यू टर्म में उसको कंपेयर करें। एम्बर का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया एंड उस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, 65% से। सो 65% का एम्बर का ग्रोथ था, मार्जिन में उसका इंप्रूवमेंट हुआ। और अगर आप उस कंपनी का बॉटम लाइन देखोगे तो 37 करोड़ का उसने पैट रिपोर्ट किया था, जबकि लास्ट ईयर उसका 1 करोड़ का लॉस था। सो वो कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन के साथ में टॉप लाइन में जबरदस्त ग्रोथ है और लॉस से प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है। वीजा वीज ईपैक को अगर हम कंपेयर करें तो साइज में इतना छोटा है और टॉप लाइन में भी इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस, मतलब 35% का ग्रोथ वर्सेस 65% का ग्रोथ। सो सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंट करता है ईपैक के पूरे नंबर्स में वो उसका टॉप लाइन का ग्रोथ करता है। क्योंकि अगर आई मीन जो हमने सेकंड क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि आपका मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, आपका लॉस थोड़ा सा बढ़ गया, वो भी चलेगा, एक्सपेंसेस आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ गया, लेकिन एटलीस्ट टॉप लाइन में आपने इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स को आउट परफॉर्म किया था। एक छोटा प्लेयर अगर मार्जिन पे थोड़ा हिट ले लेता है, बॉटम लाइन पे थोड़ा हिट लेता है, लेकिन अगर वो टॉप लाइन की ग्रोथ पे सबको आउट परफॉर्म करता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। सो एज एन इन्वेस्टर स्टिल मैं उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि ठीक है, आपको मार्जिन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लेना पड़ा, बिकॉज आप मार्केट शेयर गेन कर रहे हो, बड़े प्लेयर से भी ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हो। लेकिन जब आपका बेस इतना छोटा है, आपका मार्जिन भी जा रहा है, प्रॉफिट भी आपका आधा हो गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और स्टिल टॉप लाइन के लेवल पे भी आप इतने बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म कर रहे हो इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर से, अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से, तो ये बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से। आई मीन अब यहाँ पे आके आप कोई भी एक्सक्यूज दे दो कि हमारा यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ा, हमारा एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम आया, मार्केट को उससे मतलब नहीं है। मार्केट को तो यही दिखेगा ना कि एम्बर जो आपसे 7 टाइम बड़ा है साइज के कंपैरिजन में, उसने 65% पे ग्रो किया एंड आपका सिर्फ 35% पे ग्रोथ आया।
इनफैक्ट अभी कुछ टाइम बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का रिजल्ट आएगा एंड बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, जिस हिसाब से उस कंपनी का एग्जीक्यूशन है 50-60% का ग्रोथ वो कंपनी बहुत आराम से मेंटेन कर सकती है, वैसे ही उसका गाइडेंस भी है। सो ईपैक तो टॉप सेकंड प्लेयर में भी नहीं रहेगा उसके रिजल्ट के बाद में। तो जो डील हम इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट एक दो क्वार्टर से, इस परफॉर्मेंस के बाद ऑफ कोर्स वो काफी अनअट्रैक्टिव लगता है ये डील इस कंपनी के साथ में। अब कॉन कॉल पे ऑफ कोर्स हमको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट आगे का कैसा क्लैरिटी देता है। इनका वो हाइसेंस का डील है, वो हालांकि पोटेंशियल तो अच्छा है उसका ग्रोथ का, लेकिन अगर ऐसा एग्जीक्यूशन रहेगा तो सिर्फ मैं 4 ईयर या 5 ईयर के बेसिस पे होप के ऊपर तो नहीं बैठ सकता, मुझे उसका परफॉर्मेंस चाहिए। आई मीन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे मार्जिन पे भी हिट खाओगे, बॉटम लाइन पे हिट खाओगे, टॉप लाइन का ग्रोथ भी आपका अंडर परफॉर्म करेगा, तो कोई पॉइंट बनता नहीं है कि हम सिर्फ पुरानी बिजनेसेस जो स्टॉक चल गए हैं उसके बेसिस पे स्टोरी क्रिएट करके चले कि ये भी अगला केन्स बनेगा, ये भी अगला पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बनेगा। वैसा परफॉर्मेंस दिखाना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखता है कंपनी की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स वही पॉइंट है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि अगर परफॉर्मेंस में इतना बड़ा डिप है, सो अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे क्या करना है, एलोकेशन कट करना है। बिकॉज मैं पॉइंट ही नहीं है कि मैं वहां पे किसी होप में बैठूं या कोई अपने से स्टोरी क्रिएट करूं। मुझे जब क्लियरली दिख रहा है कि इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स इतने बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस प्लेयर को, सो आई मीन वहां पे ज्यादा बेटर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी हाँ, कौन कौन इनका सुनेंगे, देखेंगे मैनेजमेंट क्या क्लैरिटी देता है उस चीज के ऊपर, एंड देन उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे कि कोई इंटरेस्ट है नहीं है। बट अभी ऑफ कोर्स इस परफॉर्मेंस के साथ में तो कोई पॉइंट बनता नहीं है कोई भी इंटरेस्ट शो करने का। एंड लेट्स सी कौन कॉल में आगे मैनेजमेंट क्या चीजों के ऊपर क्लैरिटी देता है। बाकी आपके जो डाउट्स है ऑफ कोर्स शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।